नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर टिकट बंटवारे से पहले भाजपा में जबरदस्त बगावत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया फैसला, कहा कि किसे और क्यों दे वोट। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को बताया बड़ा मुद्दा और कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका देगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी में बगावत, जौरा से संभावित उम्मीदवार सूबेदार सिंह से नेता असंतुष्ट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों को लेकर विरोध तेज हो गया है। जौरा विधानसभा सीट पर सूबेदार सिंह राजौदा को टिकट देने की अटकलों को लेकर असंतुष्ट नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा क्षेत्र के असंतुष्ट नेताओं ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। बड़ी संख्या में भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे जौरा से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पिछली बार हार चुके पूर्व विधायक सूबेदार सिंह का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि पार्टी क्षेत्र में सर्वे कराए, हमें किसी भी समाज के व्यक्ति को टिकट देने से आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सूबेदार सिंह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जौरा के असंतुष्ट नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर सूबेदार सिंह राजौदा पर आरोप लगाया कि वे और उनका बेटा अवैध खनन कारोबार में लिप्त हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया फैसला, कहा किसे और क्यों दे वोट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। मूलभूत समस्याओं को लेकर अब ग्रामीण वोट बहिष्कार का निर्णय ले रहे हैं। ताजा मामला जिले के कुदरा प्रखंड के मेवड़ा गांव का है, जहां ग्रामीण विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण गाँव के विकास नहीं होने की बात बता रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हमारे गाँव के मुख्य रास्ते पर नाले का गंदा पानी पिछले कई साल से लगा हुआ है। कई बार जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पीएचडी की ओर से पानी का टंकी 3 साल पहले बनाया गया, लेकिन गांव वालों को पानी नहीं मिल रहा है। हमारी समस्याओं को कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम लोग आखिर किसे और क्यों वोट दें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को बताया बड़ा मुद्दा, कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का समय नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष, एनडीए और विपक्ष महागठबंधन सभी अपने अपने चुनावी मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। वहीं एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हर जात धर्म के युवा सरकार प्रदत्त बेरोजगारी से तंग है। बिहार के युवा इस बार विकास, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर युवा सरकार चुनेंगे। वह सरकार जो युवाओं के सपनों को, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना जानती है। बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाकर तेजस्वी ने लॉन्च की वेबसाइट। राजद नेता ने शुरू में ही ये साफ कर दिया था कि पार्टी इस बार बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दे को चुनावी इश्यूज बनाएगी। इसके लिए तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बेरोजगारी हटाओ वेबसाइट और एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है। तेजस्वी यादव ने www.berozgarihataao.co.in वेबसाइट लॉन्च करते हुए एक टोल फ्री नंबर 9334302020 भी जारी किया है। उन्होंने वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि कोई भी बेरोजगारी से समस्या से संबंधित युवा संपर्क कर सकता है। इस दौरान तेजस्वी ने बिहार समेत देश भर में नौकरियों की कमी को लेकर चिंता, राज्य और देश का युवा बेरोजगारी को लेकर परेशान है, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं भर रही है। बिहार में वैकेंसी होने के बावजूद सरकारी नौकरी में आने का अवसर युवाओं को नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट से बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत हुई है और जल्द ही इसको लेकर ब्लूप्रिंट सामने लाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा काफी ट्रेंड किया था। युवाओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने 2 विधानसभा चुनाव में जनादेश का किया अपमान, बिहार को बना दिया फुटबॉल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपनी सत्ता लोलुपता के लिए विगत 2 विधानसभा चुनावों में उन्होंने जनादेश का अपमान कर और बिहार का फुटबॉल बनाकर राज्य को बर्बाद कर दिया है। विगत 1 दशक में उन्होंने बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिससे उन्होंने गठबंधन
बनकर धोखा ना दिया हो। अब की बार जनता सबक सिखाएगी। सुशील मोदी का ट्वीट किया शेयर। तेजस्वी यादव ने 6 साल पुराना एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें सुशील कुमार मोदी का बयान है, जिसमें सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल। उस बयान को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके बातों से वह पूर्णतः सहमत है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हर जाति धर्म के युवा सरकार प्रदत्त बेरोजगारी से तंग है। बिहार के युवा इस बार विकास, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर युवा सरकार चुनेंगे। वह सरकार जो युवाओं के सपनों, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समझकर उन्हें पूरा करना जानती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार आरजेडी ने साधा पीएम सीएम पर निशाना, बोले 3 बड़े रेल कारखाने लालू की देन। जी हां दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई से जो पुल बना है वह पुल पानी में बह रहा है। बिहार में 3 बड़े रेल कारखाने लालू प्रसाद की देन है। यह बिहार की जनता को पता है। लालू प्रसाद ने सिर्फ रेल कारखाने नहीं दिए, बल्कि बड़ी संख्या में रेलवे में यहाँ के लोगों को नौकरियां भी दी। आज जब चुनाव है तब इन्हें याद आया कि 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पुल शुरू हुआ था वह अब पूरा हुआ। इतने दिनों में इन्हें यह क्यों याद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही बिहार से प्यार है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देती है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दे देती है। जो काम होना चाहिए वह कुछ नहीं हो रहा है और चुनाव के समय यह लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। बिहार की जनता सब जानती है इस घोषणा और शिलान्यास का क्या मतलब है। यह पब्लिक सब जानती है। सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जबकि बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। जब मजदूर पैदल आ रहे थे उस समय सरकार कहां थी। आज एक साथ 70 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस समय 70 लोग भी क्यों नहीं घर से बाहर निकले थे जब मजदूर पैदल चल रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले भारतीय राष्ट्रवाद कभी हिंसा और धार्मिक सांप्रदायवाद का साथ नहीं दे सकता। जी हां दोस्तों, अर्थव्यवस्था हो, जीएसटी का मसला हो, चाहे कोरोना लॉकडाउन के समय मजदूरों की समस्या, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्विटर पर वीडियो जारी कर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। इस बार उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अहिंसा के जरिए आजादी हासिल करने और कांग्रेस की विरासत के बारे में बताया है। असल में राहुल गांधी लगातार ट्विटर के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस की विरासत को लेकर धरोहर नाम से 11वें संस्करण एक वीडियो किया। इसमें राहुल गांधी ने कहा स्वराज और राष्ट्रवाद का सीधा संबंध अहिंसा से है। भारतीय राष्ट्रवाद कभी भी क्रूरता, हिंसा और धार्मिक सांप्रदायवाद का साथ नहीं दे सकता। राहुल गांधी द्वारा जारी इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस की भूमिका, अहिंसा और राष्ट्रवाद की चर्चा की गई है। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा था कि प्रतिकूल डाटा मुक्त मोदी सरकार थाली बजाने, दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा और सम्मान। मोदी सरकार कोरोना वॉरियर का इतना अपमान क्यों। असल में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि उसके पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जो बता सके कि देश में कितने स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसी मसले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा था और पूछा था कि कोरोना वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम परमाणु मिसाइल जैसी चीज पर रोक लगा रहे हैं। जी हां दोस्तों, सुदर्शन टीवी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश विभाजनकारी एजेंडे के साथ नहीं रह सकता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुदर्शन टीवी पर यूपीएससी और मुस्लिमों पर आधारित कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट परमाणु मिसाइल जैसी चीज पर रोक लगा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा मूल रूप से राजनीतिक है और हम यह बहाना नहीं कर सकते हैं कि कानूनी रूप से इसको सुलझाया जाएगा। बीते 2 दशकों ने हमें सिखाया है कि हमारा अति आत्मविश्वास की मूल रूप से सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को कानून के जरिए सुलझा लिया जाएगा अक्सर असफल साबित होता रहा है। सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों की घुसपैठ के खुलासे का दावा करने वाले सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को इस बात का संदेश जरूर जाना चाहिए कि खोजी पत्रकारिता के नाम पर किसी खास समुदाय को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। देश इस ऐसे विभाजनकारी एजेंडे के साथ नहीं रह सकता है। कोर्ट ने इस मामले में सूचना प्रसारण मंत्रालय और नेशनल ब्रॉडकास्ट एजेंसी पर टिप्पणी करने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आत्म अनुशासन पर भी राय मांगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मुद्दों पर बड़े स्तर पर विचार किया जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से सुझाव मांगते हुए कहा आत्म अनुशासन लाने के लिए ये एक अच्छा मौका है। मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट फरासत ने कहा कार्यक्रम के सारे एपिसोड हेट स्पीच से भरे हुए थे। हम इस मामले में साथ चलेंगे क्योंकि वास्तव में यह कोर्ट का काम है कि
विशेष मामले में वह निषेधाज्ञा का आदेश दे। वह एनबीए की ओर से एडवोकेट निशा भंबानी ने कहा, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करते, हम चैनलों से माफी मंगवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जज हमारे नियमों की सराहना करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किताब में छपा देश का गलत नक्शा, आप बोली बीजेपी नेताओं पर हो देशद्रोह का केस। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई के बीच बच्चों के पास भारत का गलत नक्शा पहुंचाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के कक्षा 4 की किताब में भारत का वही मानचित्र दिया गया है जो वर्षों से पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की सरकारें जो वर्षों से कोशिश कर रही हैं, वह काम बीजेपी के एमसीडी ने करके दिखा दिया है। आगे आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी की ओर से भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही शर्मनाक और अस्वीकार्य है। इसके लिए माफी नहीं दी जा सकती है। फिलहाल आम आदमी पार्टी इन किताबों को तत्काल वापस लेने की और इससे संबंधित सभी बीजेपी नेताओं और अधिकारियों पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हालांकि उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने इसका संज्ञान लेकर इस नक्शे को वापस लेने के आदेश दिए हैं। मेयर जयप्रकाश ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए फिलहाल नक्शे को वापस लेकर सही नक्शा देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह जांच का निर्देश दिया गया है कि यह गलती जानबूझकर हुई है या फिर अनजाने में, इसका पता लगाया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी, NSCN-IM ने कहा अलग ध्वज और संविधान, बिना केंद्र से समझौता नहीं। जी हां दोस्तों, नागालैंड का सबसे सशस्त्र विद्रोही समूह NSCN-IM नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। NSCN-IM ने अलग ध्वज और संविधान की मांग की है, जिसके चलते नागा शांति वार्ता में एक बार फिर अड़चनें आती दिखाई दे रही हैं। NSCN-IM का कहना है कि बिना अलग झंडे और संविधान के भारत की केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते का सम्मानजनक समाधान नहीं निकलेगा। NSCN-IM की एक संयुक्त परिषद की बैठक शुक्रवार को हुई, जिसमें नागा लोगों के ऐतिहासिक और राजनीतिक अधिकारों और भारत नागा राजनीतिक वार्ता कैसे मुकाम पर पहुंचे, इस पर विचार विमर्श किया गया। बैठक नागालैंड में दीमापुर के पास हेब्रोन में केंद्रीय मुख्यालय में आयोजित की गई थी। NSCN-IM का ये कठोर रुख ऐसे समय में आया है जब नागालैंड के राज्यपाल और वार्ताकार RN रवि के बीच मतभेदों के कारण शांति वार्ता गतिरोध का सामना कर रही है। NSCN-IM ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। संगठन ने अपने बयान में कहा कि सभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है, जो NSCN-IM के कथन को दोहराता है। रिलीज में यह भी कहा गया है कि केंद्र और NSCN-IM को 3 अगस्त 2015 को हस्ताक्षरित ऐतिहासिक फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर ही अंतिम समझौते की तलाश करनी चाहिए। विद्रोह समूह चाहता है कि नागा राष्ट्रीय एजेंडा और संविधान भारत नागा राजनीतिक समाधानों का हिस्सा जरूर बने और सौदे को सम्मानजनक और स्वीकार्य के रूप में योग्य बनाए। पिछले महीने NSCN-IM ने दावा किया था कि केंद्र ने नागा लोगों की संप्रभुता को मान्यता दी थी। साल 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें इस बात पर सहमति जताई गई थी कि नागा लोग सह अस्तित्व में रहेंगे, लेकिन भारत में विलय नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में कृषि विधेयकों की परीक्षा, बहुमत से 24 वोट दूर है एनडीए। जी हां दोस्तों, कृषि विधेयकों के लोकसभा से पारित होने के बाद इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पारित होने के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएंगे। 245 सदस्य राज्यसभा में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि विपक्ष इसके विरोध में एकजुट होता है या फिर शिरोमणि अकाली दल के नाराज होने के बाद भी एनडीए इसे पारित कराने में कामयाब होगा। दरअसल इस समय सदन में सबसे मजबूत स्थिति में होने के बावजूद एनडीए विधेयक को पास कराने के बहुमत से 24 वोट दूर है। राज्यसभा की मौजूदा 245 सीटों में से एक खाली है। ऐसे में बहुमत के लिए 123 वोटों की जरूरत होगी। दलगत स्थिति की बात करें तो राज्यसभा में यूपीए की 65, अकालियों की नाराजगी के बाद एनडीए के पास 99 और अन्य दलों के पास 77 सीटें हैं। राज्यसभा में अध्यादेश के पास कराने के लिए एनडीए को 24 और सांसदों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष एकजुट होता है या लोकसभा की तरह ही वॉकआउट करके यहाँ भी एनडीए राह आसान करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंतरिक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी, सीएम नीतीश की लोकप्रियता में आई कमी। जी हां दोस्तों, सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि भाजपा को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने, फिर आरजेडी को छोड़कर भाजपा के साथ आने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा यह बात भी सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर नीतीश कुमार कहीं न कहीं सॉफ्ट हैं। वहीं भाजपा के बड़े से बड़े नेता लालू पर सीधा हमला करते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार के मौजूदा कार्यकाल में 5 साल के काम से लोग खुश नहीं हैं।
भाजपा की सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को दे दी है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। यही वजह है कि भाजपा ने इस चुनाव में यह तय किया है कि वह ज्यादा जोर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर ही देगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 क्या गहराती जा रही है एनडीए में दरार? जी हां दोस्तों, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहां भी एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। रामविलास पासवान की एलजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू आमने सामने है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने मतभेद जाहिर किए हैं, चाहे वह पलायन के मुद्दे से जुड़े मनोज वाजपेयी के भोजपुरी गीत बम्बई में काबा को शेयर करते हुए नीतीश कुमार को टैग करना हो, या फिर नीतीश कुमार की ओर से घोषित दलित की हत्या होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी के नियम पर उन्हीं को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाना हो। अब पासवान की पार्टी के नेता 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं, खासतौर से उन्हीं सीटों पर जिस पर जेडीयू के उम्मीदवार खड़े होंगे। बिहार में प्रधानमंत्री को लिखी चिराग पासवान की चिट्ठी की भी खूब चर्चा है। ये चिट्ठी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद लिखी गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लिट्टी चोखा बना भाजपा के लिए मुसीबत, पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट पर बिगड़ा स्वाद। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान किया जाना बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जगह जगह पार्टियों में सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला भाजपा की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीट कुम्हरार विधानसभा का है, जहां कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं ने मिलकर अपनी ही पार्टी के वर्तमान विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि विधायक भ्रष्टाचार से लेकर जन समस्याओं तक की अनदेखी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जहां विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर पीएम की लंबी उम्र के लिए हवन किया, वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधियों ने पीएम के जन्मदिन के मौके पर केक काटा और लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया। इस भोज के माध्यम से विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के कृषि मंत्री को करना पड़ रहा है विरोध का सामना, एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार विरोध में लगे नारे। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बीच परेशानियों से जूझ रहे बिहार के लोग अब खुलकर अपना आक्रोश जताने लगे हैं। चुनावी हलचल के बीच बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को पिछले दिनों 2 बार लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। 15 सितंबर को मंत्री प्रेम कुमार औरंगाबाद के जिले के गोह विधानसभा क्षेत्र के चपरा गाँव में आम सभा करने पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के स्थानीय विधायक भी थे। कार्यक्रम के दौरान ही कुछ लोग विरोध में नारेबाजी करने लगे। जीत के बाद पहली बार चपरा पहुंचने पर न केवल विधायक बल्कि मंत्री को भी लोगों ने आड़े हाथों लिया। लोग विकास कार्य कम होने की बात कह रहे थे। विरोध इस कदर था कि प्रेम कुमार को बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर लौटना पड़ा। बृहस्पतिवार की देर शाम गया शहर के मंगला गौर इलाके में कृषि मंत्री समर्थकों से मिलने पहुंचे तो एक युवक ने उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस व समर्थकों ने युवक को वहां से जता दिया। चाय बेचने वाले युवक सुबोध कुमार का कहना है कि डॉक्टर प्रेम कुमार लगातार 6 बार से नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता विकास के नाम पर हर बार उन्हें जिताती है, हर बार ये मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन शहर के विकास पर इनका कोई ध्यान नहीं है। बहरहाल विरोध को विपक्ष के लोग जनता की नाराजगी बता रहे हैं तो प्रेम कुमार और उनके समर्थक इसे राजद सहित विरोधी दलों की कारस्तानी बता रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर बोले अखिलेश यादव, किसानों के साथ धोखा हुआ है, यह बड़ी साजिश है। जी हां दोस्तों, कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर देश में हंगामा जारी है। किसान के साथ ही विपक्षी दल भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों बिल को किसान के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से किसानों के साथ धोखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ये बिल किसान विरोधी है और किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान और खेती ने। अब खेती पर बड़े बड़े उद्योगपति की नजर है, जिससे हमारा किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। ये बिल लाकर किसानों के साथ धोखा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे। इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले जीडीपी वृद्धि दर में -23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी, जब सभी सेक्टर में नकारात्मक ग्रोथ थी। एकमात्र कृषि क्षेत्र ही था जिसमें 3% से अधिक की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इन विधेयकों के विरोध में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इन विधेयकों का सबसे अधिक विरोध पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ही हो रहा है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इन विधेयकों को किसान विरोध बता रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार किसानों को मजदूर बनाने की दिशा में काम कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
दिल्ली में कांग्रेस का ऐलान, किसान बिल और अध्यादेश के खिलाफ देश भर में करेंगे विरोध प्रदर्शन शुरू। जी हां दोस्तों, देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि किसान बिल और अध्यादेश के खिलाफ देश भर में उनकी पार्टी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। किसान बिल को लेकर लगातार कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, यह सरकार आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की स्थिति और साथ ही साथ किसानों की कमर तोड़ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। मोदी सरकार आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था की स्थिति और साथ ही साथ किसानों की कमर तोड़ रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।